क्योंकि वैदिक ऋषि तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो तो सिर्फ अपने तक सीमित है नहीं। वो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो वेदों का ये संदेश है, वेद से सब लोग जुड़ें और वेद को सब लोग जानें। तो जितनी विषमताएं हैं या जितनी आज भ्रांतियाँ और जितनी अशांति विश्व में आज व्याप रही है, तो मैं समझती हूँ उसका एकमात्र हल जो है वो वेद है, वो संगीत है। भारत विक्रम संवाद श्रृंखला में मैं डॉक्टर हिना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह उत्सव है संस्कृति के समागम का। आज ऐसे ही विदुषी हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने वेदों और संगीत की समागम का प्रयास किया है। कैसे हमारी संस्कृति इनसे जुड़ी हुई है, इस पर अपना शोध कार्य किया है। इनका नाम है प्रोफेसर पंकज माला शर्मा। मैम, हमारे शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, कैसे आपके सफ़र की शुरुआत हुई, कैसे आपने संगीत को अपनी विधा में लेना पसंद किया? नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर पंकज माला शर्मा है। मैं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से संगीत विभाग के अध्यक्षा पद पर सेवानिवृत्त हुई। इसी के साथ मैं फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट्स की डीन भी रही। लगभग 33 बरस की मेरी सेवा पंजाब यूनिवर्सिटी में रही है। शुरुआत अगर कहें, जैसा आपने पूछा है, तो मेरा एजुकेशन पंजाब की ही है। पंजाब के विभिन्न कॉलेजेस में मैंने बीए किया, एमए किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो दोनों विषय मुझे प्रारंभ से ही प्रिय थे। मैंने बीए में संस्कृत और संगीत दोनों इलेक्टिव सब्जेक्ट रखे थे और फिर एमए म्यूज़िक में पहले किया, यूनिवर्सिटी में स्वर्ण पदक मिला। और साथ ही में क्योंकि मेरी विषय में रुचि थी रिसर्च में, तो शास्त्री भी मैंने की हुई थी, तो संस्कृत मेरे लिए बड़ी अच्छी भाषा थी और प्रिय भाषा थी। तो तब मैंने सोचा कि संगीत में इतना पढ़ने लिखने वाले तो बनारस में ही थे उस समय। प्रेमलता बहन जी, ओंकारनाथ ठाकुर या आचार्य बृहस्पति, इन लोग के नाम सुनते थे। तो मेरी भी रुचि हुई कि मैं कुछ ऐसा करूं। तो मैंने वेद विषय चुना, लेकिन जब तक वेद का ज्ञान नहीं हो तब तक उस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग आमतौर पर संस्कृत और वेद एक समझ लेते हैं, जबकि दोनों चीज़ें अलग हैं। वेद की भाषा संस्कृत से भी ज़्यादा विकसित और हम कहें कि उसमें स्वर भी है ना, इसीलिए स्वर भेद में अर्थभेद, स्वर के भेद से अर्थभेद हो जाता है। तो ये खाली मंत्र नहीं है, ये सस्वर मंत्र है। तो उसको जानने के लिए मैंने जो है वो पूरा विश्वेश्वरानंद वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पंजाब यूनिवर्सिटी का ही है, होशियारपुर में, पंजाब में। तो वहाँ मैंने बिल्कुल ठीक ढंग से एमए किया रेगुलर, और फिर वहीं से मैं सामगान, उद्भव, विकास और सिद्धांत इस विषय को लेकर के मैंने पीएचडी प्रारंभ किए, जो भी 4 सालों में अपना मैंने पूर्ण किया। लेकिन अभी ये था कि पंजाब में क्योंकि वेद उच्चारण की परंपरा नहीं है, रिसर्च तो हो रही थी, लेकिन ऐसे लोग नहीं थे जो ट्रेडिशनल रिसिटेशन और चैंटिंग जानते हों। तो उसके लिए फिर मेरे कुछ ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में जाके संबंध बने। तो मुझे दक्षिण भारत में कांचीपुरम जो शंकराचार्य थे, श्री जिनेंद्र जी सरस्वती, उनके निर्देशन में उनके जो विद्यार्थीगण थे उनसे मुझे सीखने का, मतलब उच्चारण करने का भी सीखने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस तरह से मतलब मैम, आप अध्यात्म, संगीत और संस्कृत तीनों से एक साथ जुड़ गए। मैम, सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपका इस फील्ड में आने के लिए किसने किया? सबसे पहले तो मेरी माता जी ने किया। सबसे पहली गुरु भी माँ ही होती है। मेरी माता जी, क्योंकि स्वयं हम पंजाब में रहते थे, पार्टीशन के वक्त की वो थी, तो उन्होंने वो अत्याचार और वो जो है वो विभाजन का दुख देखा था।
तो लड़कियों के साथ किस तरह से बिहेव हुआ, तो उनको स्कूल में भी बड़ी मुश्किल से वो चोरी जाती थी। तो उनके मन में ये थी कि मैंने लड़कियों को पढ़ाना ज़्यादा, तो हमेशा उनके मन में यही रहता था, बेटा ज़्यादा पढ़ लो, बेटा ज़्यादा पढ़ लो। तो हम लोग 3 बहनें हैं, तीनों जो हैं वो अच्छी हैं। मैं तो PhD हूँ ही, मेरी छोटी बहन डॉक्टर है और सबसे छोटी बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तीनों ही अलग विधाओं में। हाँ, तो ये सब मेरे माता जी की रही। एंड मेरे पिताजी खुद गाते थे और रामचरितमानस के बहुत सुरीले गायक थे, कवि भी थे। तो उनकी प्रेरणा मिली परिवार में। शादी हुई तो ससुराल में सास बड़ी अच्छी मिल गई, तो वो BHU की पढ़ी हुई थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की डायरेक्ट शिष्या थी, लिस्ट थी। तो इस तरह से BHU से उन्होंने अपना डॉक्टरेट की हुई थी। तो मुझे ससुराल में भी बहुत सपोर्ट मिला और वो चाहती थी कि वोकल तो मैं करती हूँ, सितार आप बजाती हो, लेकिन ये विधा जो है इस पे ये गंगा जो है घर में आनी चाहिए। तक क्योंकि मेरी दादी जी जो थी वो आर्य समाजी थी, आर्य समाज को मानती थी। तो वो बहुत प्रसन्न होती थी कि मतलब हमारी बहू वेद पढ़ती है और वेद की गंगा घर में, और सामवेद जो ये विषय नया ही है, क्योंकि इस पे मेरा ख्याल है मेरे बाद में भी कोई इस लेवल का रिसर्च जो है वो छोटे छोटे हुए हैं। तो इसलिए सारी सपोर्ट मुझे, और फिर जैसे ही आगे आगे आए तो समाज में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में सब जगह से मुझे सपोर्ट ही मिला और मैं आगे बढ़ती चली और आज यहाँ पे हूँ। बहुत ही अच्छी बात है मैम। सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कर पाना संभव भी होता है। आपको क्या लगता है आज की जो समय है, जब AI और ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, वो कितना सपोर्ट करेगा अपने वेदों को, संस्कृति को आगे ले जाने में? देखो, टेक्नोलॉजी कोई बुरी नहीं होती, नई चीज़ कोई बुरी नहीं होती, लेकिन ऐसा है कि उतने जानकार कितने हैं। AI जो है दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे वेदों के विषय में ये है कि अंग्रेज़ जब भारत आए, मैक्स मुलर की ड्यूटी लगी थी कि यहाँ की संस्कृति नष्ट करो, यहाँ की भाषा नष्ट करो, ताकि हम ज़्यादा राज्य कर सकें यहाँ। लेकिन वो नहीं कर पाए। उन्होंने रानी विक्टोरिया को जाके रिपोर्ट किया कि महारानी, जो आप कह रही हैं वो हिंदुस्तान में संभव नहीं है। तो बोले क्यों? हमने कितने ग्रंथ तो उनके मैन्युस्क्रिप्ट जला दिए, कितने हमने ट्रांसफ़र कर दिए, कितने लोगों को हमने नृशंस हत्या कर दी, उसके बाद भी अभी क्या है वहाँ? उन्होंने कहा उसके बाद भी यहाँ पे संस्कार है। यहाँ के लोगों को जो डिवोशन है एजुकेशन के प्रति, अपने वेद के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, तो आप एक बार नष्ट कर लेंगे, यहाँ तो लोगों में पोटेंशियल है, ये दोबारा रट लेंगे सारा, क्योंकि इनको बाय हार्ट चारों वेद याद हैं, ब्राह्मण याद हैं, उपनिषद याद हैं। तो इसलिए ये जो है ये हमारे लिए एक वरदान है और दूसरों के लिए एक चैलेंज है हमें नष्ट करना। तो उस चीज़ के मैं अगर उसमें कुछ योगदान दे पाती हूँ तो मैं अपने को बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ कि जो हमारे ऋषियों ने हम तक पहुँचाया है, तो उस परंपरा को हम आगे क्यों ना प्रवाहित करें। तो उसमें AI में जहाँ तक है, अब जैसे साइंस की चीज़ें हैं, मेडिसिन में है, तो एडवांस है टेक्नोलॉजी और वो उस पर अपलोड भी हुआ है। तो यहाँ तो आप जो फीड करोगे वही वापस आना है। लेकिन वेद के विषय में अभी इतना मतलब कहना नहीं चाहिए, उतने ज्ञानी लोग अभी नहीं हैं, और जितने हैं भी वो टेक्नोलॉजी के साथ मैच नहीं कर रहे। इसलिए हम अभी इस मामले में अभी पीछे हैं। मैं बल्कि कोशिश करती हूँ, मैंने अपना एक छोटा सा स्टूडियो बनाया है घर में, मेरा YouTube चैनल भी है, और रिटायर होने के बाद मैं नादबिंदु सेंटर ऑफ म्यूज़िक एंड इंडोलॉजी की फाउंडर डायरेक्टर भी हूँ। तो कोशिश कर रहे हैं और लेक्चर्स बराबर डालते रहते हैं। लेकिन अनंतो वही वेदा, वेद तो बहुत बड़ा है, तो उस पर कोई ग्रुप जैसे बने, कोई संस्थान में और लोग जुड़ें, प्रकल्प लें पूरे, तो AI में या YouTube में
या अपने जो हम लोग बनाते हैं, साइट्स बनाते हैं, वेबसाइट्स, उनमें अगर हम अपने शास्त्र को, अपनी विद्या को अगर फ्लोट करें तो उससे सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व का भला होगा। क्योंकि वैदिक ऋषि तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो तो सिर्फ अपने तक सीमित है नहीं। वो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो वेदों का ये संदेश है, वेद से सब लोग जुड़ें और वेद को सब लोग जानें। तो जितनी विषमताएं हैं या जितनी आज भ्रांतियाँ और जितनी अशांति विश्व में आज व्याप रही है, तो मैं समझती हूँ उसका एकमात्र हल जो है वो वेद है, वो संगीत है। वेद, संस्कृति और संस्कृत, हम जब इनकी बात करते हैं तो अनहद जैसे मंच, विक्रमादित्य की नगरी में विक्रम उत्सव जैसे मंच, आप इन्हें कैसे देखते हैं? मेरे लिए ये जानकारी नहीं थी। इतना मुझे मालूम था कि मध्य प्रदेश शासन, स्पेशली संस्कृति विभाग, अपनी संस्कृति के प्रति अनेक प्रकल्पों पे काम कर रहा है। तो विक्रमादित्य शोधपीठ इसमें अग्रणी है। आदरणीय पद्मश्री गुंदेचा जी, जिन्होंने वीर भारत न्यास के साथ मिल करके ये चर्चा उनसे हुई थी न्यास वालों से, तो उन्होंने ये प्रकल्प साझा, क्योंकि प्रकल्प कभी एक का नहीं होता, तो ये साझा दायित्व समझते हुए संस्कृति के प्रति और संस्कृति के संरक्षण के प्रति एक 12 जो है समारोहों की या हम संगोष्ठी की श्रृंखला जो है वो तैयार की जाए। आमतौर पर एक सेमिनार होता है 3 दिन का, 2 दिन का या 4 दिन का, तो खैर 3 दिन तक ही होता है। उसके बाद सब अपने घर चले जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये श्रृंखला जो है ये एक प्रकल्प, बड़ा प्रकल्प है और बड़ी गहरी सोच के साथ प्रारंभ किया गया है। और जहाँ तक अनहद का सवाल है कि संगीत के आदि जो उसका उत्पत्ति है, आदि काल से उसका क्या रूप रहा हो, क्योंकि सृष्टि के साथ पहले ही इतनी भाषा और इतना संगीत नहीं आ गया, तो कहीं पहले सृष्टि में व्याप्त था। क्योंकि वेद भी हम अपौरुषीय कहते हैं, इसी तरह से संगीत भी नाद ब्रह्म अपौरुषीय है, ये भी किसी ने बनाया नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। तो वो किस रूप में था? वो अनहद रूप में था। और जब हमें जानकारी हुई तो उसका आहत रूप भी आया। आहत अनाहत भी कहते हैं, आहत अनाहत भी कहते हैं। तो इसलिए अनहद कहने का मतलब ये है कि हम संगीत के मूल से उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाएं, ताकि अगर हम मूल की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे प्राचीनतम प्रमाण आज विश्व में मात्र वेद है, इसके अलावा कोई जगह नहीं है। तो इसलिए पहला जो संगोष्ठी का विषय भी उन्होंने अनहद के अंतर्गत वेद ही रखा है। और ये भारत न्यास संस्था की तरफ से रखा गया है। और क्योंकि ये विक्रमादित्य शोध संस्थान के साथ मिलके है, तो इसलिए इसका नाम विक्रमो उत्सव दिया है इसे। तो विक्रमो उत्सव होना, फिर उज्जैन में होना, फिर कालिदास संस्कृत अकादमी में होना, और संगीत विषय पर और संगीत के आदि रूप से आधुनिक तक आने के लिए एक 12 कड़ियों का एक प्रकल्प बनना, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं इसमें आज कुछ अपना योगदान देने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। तो मेरा विषय भी ऐसा ही है कि वेदों में जो संगीत का आदिम स्रोत नाद है, उसका कंसेप्ट क्या है। तो मैं इसी विषय में बात करूँगी कि अनहद से कैसे अनाहत की ओर आया। और वेद तो ये कहता है कि ये सृष्टि जो है वो नाद से ही प्रारंभ हुई है। अब विदेशों में लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो नाद से, तो बिग बैंग इज़ नॉट सुरीला नाद। हमारा नाद जो है
जो जिसको हम नाद ब्रह्म कहते हैं, तो वो ईश्वरीय रूप है, वो ब्रह्म का आदि स्वरूप है। तो वहाँ से प्रारंभ हुआ और कैसे मनुष्य ने उस व्याप्त नाद को पहचानना शुरू किया, उसका अनुकरण शुरू किया, उस ध्वनियों में पार्थक्य देखा कि सुरीली कौन सी ध्वनियाँ हैं, कानों को मधुर लगती हैं, जिनका एक स्केल बन सकता है। फिर धीरे धीरे दोनों चीज़ें एक साथ विकसित हुई हैं, वैदिक भाषा भी और वैदिक संगीत भी। क्योंकि वेद जितना भी है वो सस्वर उच्चारण होता है उसका। जैसे कविता गीत होता है, कोई कवि रचता है तो ये नहीं सोचता वो पहले मैं धुन बनाऊंगा फिर मैं साहित्य बनाऊंगा। आमतौर पे जो कवि होता है, क्रांत दृष्टा कवि जो होता है, उसके मन में दोनों चीज़ें एक साथ ही प्रस्फुटित होती हैं। तो वेद के रूप में भाषा, शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म दोनों एक साथ ही आए हैं। इसलिए अनाद नाद का कंसेप्ट यही है कि कैसे वो नाद हमारी पकड़ में आया, कैसे नाद हमारी पहचान में आया, कैसे हमारे पूर्व ऋषियों ने उसे साधना शुरू किया और अगली जनरेशन तक उसको, अगर उच्चारण का स्वर है तो वो 3 स्वरों में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और अगर वो गाने का स्वर है तो उसी के कृष्ण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद और अतिस्वार्य, इन 7 स्वरों में साम का गान मिलता है। तो बोले कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जो कि सस्वर उच्चारण ना हो। ऋग्वेद में तो है ही, इवन यजुर्वेद में भी 2 स्वरों का, 3 स्वरों का उच्चारण है, और अलग अलग शाखाओं में अलग अलग तरह का उच्चारण है। कोई चाहे आज जैसे कोई संस्कृत की किताब या इंग्लिश का नॉवेल ऐसे करना चाहे, पढ़ना चाहे, समझना चाहे, तो वेद ऐसी वस्तु नहीं है। वेद विद्या है, संगीत विद्या है, ये गुरुमुखी विद्या है। इसके लिए गुरु की शरण में जाना ही होगा, उसके बाद ही ज्ञान हो पाएगा। और उसके बाद भी ज्ञान ऐसे नहीं होगा, फिर भी तप करना पड़ेगा। तो वेद विद्या, संगीत विद्या और भारतीय जितनी भी विद्याएं हैं वो तप से ही बनी हैं और तप से ही सीखी जाती हैं और तप से ही उनका प्रचार होता है। तो इसलिए ये एक जो उद्देश्य और ये एक प्रकल्प लेकर के जो प्रयत्न हो रहा है, ये बहुत ही सराहनीय प्रयत्न है। और इसमें विशेषकर युवा वर्ग को जोड़ना, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी, लोग ऐसा, कई लोगों की धारणा होगी कि युवा वर्ग जो है हमारा वो चैट और रील और उस समय में सब में व्यस्त है। लेकिन मेरा अपना अनुभव है, मैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, मेरा अपना स्टूडियो भी है, तो मेरा अपना अनुभव है कि जो नई जनरेशन है वो बहुत फोकस है और वो बहुत कुछ जानना चाहती है। तो ऐसे में उनको दिल खोल करके सही ज्ञान का जो है उनको दर्शन कराना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य में ये पहल जो हमारे माननीय पद्मश्री श्री उमाकांत जी गुंदेचा जी ने की है, तो वो हम उनके साथ हैं बिल्कुल। वो वैसे भी हमारे पूज्य गुरु हैं, क्योंकि ध्रुपद को जैसे उन्होंने संवारा है, एक ऐसी विधा जिसको लोग लुप्त कहते हैं, तो अगर वो भोपाल में इतनी फल फूल रही है और देश विदेश में भी उसका नाम हो रहा है, तो वेद और संगीत और उसका आदि रूप भी उनके हाथों से अवश्य ही ये भागीरथ प्रयत्न उनका सफल होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि आप एक संस्था का नाम आपने सुना होगा, स्पिक मैके। अगर आप उसके इतिहास में जाएं तो स्पिक मैके का निर्माण जो है किरण सेठ ने विदेश में ध्रुपद सुनकर ही हिंदुस्तान में आके किया। तो मेरा ये भी सौभाग्य रहा कि मेरे पति श्री सुधीर शर्मा जी वो IIT दिल्ली में ही थे। वो लगभग वो क्लासमेट्स, बैचमेट्स ही थे किरण सेठ के, और वो खुद तबले के अच्छे जानकार थे। टेक्सटाइल इंजीनियर होते हुए भी IIT से पास होकर के वोल्टास में उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के पद पे काम किया, बहुत अच्छा।
और इसके साथ साथ वो पांचू महाराज जी बनारस से, उनसे तबला सीखे हुए थे, तो तबला के भी कलाकार थे। तो मतलब संगीत और टेक्नोलॉजी विरोध नहीं है किसी चीज़ का। मेरी अपनी बेटी डॉक्टर है, संगीत सुनती है, संगीत जितना समय मिलता है प्रैक्टिस करती है। तो संगीत का मतलब ये नहीं है कि हम अगर जुड़े तो हमें सिर्फ परफॉर्मर ही बनना है। संगीत एक विद्या है, ये एक दिनचर्या सिखाती है, हमें जीने का ढंग सिखाती है, अनुशासन दिलाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये शारीरिक उत्तमता, वाणी का सौंदर्य, वैचारिक एक जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट रूप, अच्छा चिंतन, पॉजिटिव जिसको आज की भाषा में कहते हैं, पॉजिटिव चिंतन और स्वस्थ मन की और अंततः अध्यात्म की ओर ले जाने वाली विद्या है। इसलिए इसके साथ जुड़ना चाहिए, इसका जितना प्रचार हो सके। क्योंकि जितना मैं देख रही हूँ, अभी पिछले ही दिनों हमने चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम किया था, तो आमतौर पे टैगोर थिएटर वहाँ मशहूर है, तो आमतौर पे संगीत के प्रोग्राम क्लासिकल के होते थे तो 100 लोग 200 लोग इतने थे। लेकिन अभी जो नई जनरेशन में जोश आया है तो एकदम जैम पैक हॉल होकर के प्रोग्राम हुआ है। तो इससे हम क्या अनुमान लगाते हैं कि नई जनरेशन जुड़ना चाहती है, नई जनरेशन अपनी संस्कृति के बारे में जानना चाहती है, नई जनरेशन उसको अपने जीवन में उतारना चाहती है। क्योंकि सबको चाहिए। अब तो विदेश भी जो है वो हमारे योग, संगीत, आहार विचार सब इसी की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम जो लोग अनुभवी लोग हैं उनके साथ मिल करके उनको सहयोग करके ऐसे प्रकल्प अनहद नाथ जैसे जो है ये अनहद उत्सव जिसको हम विक्रम उत्सव के नाम से जानते हैं, ये 3 दिन का अभी है, लेकिन जब 12 होंगे तो ये 36 दिन का बनेगा प्रकल्प। तो इसमें निश्चित रूप से इसका पुस्तकें भी आएंगी, जो मुझे जानकारी हुई है कि एक सेमिनार की, एक हाई लेवल की, एक अच्छे स्तर की पुस्तक भी प्रकाशित होगी कि बच्चे उसको पढ़ सकेंगे, नई जनरेशन उसको पढ़ेगी और जिज्ञासा होगी तो सीखेंगे, गुरुओं की शरण में जाएंगे और अपना जीवन भी सफल करेंगे और समाज और राष्ट्र का कल्याण करेंगे। जो विकसित भारत की कल्पना मोदी जी ने की है, तो मोदी जी का ये अकेले मिशन नहीं है, ये 144 करोड़ लोगों का मिशन है। तो वो मिशन तभी सार्थक होगा कि अब अगर हम सब लोग उसमें जुटें तो विकसित भारत 2047 नहीं बल्कि उससे पहले भी आ जाएगा, अगर ऐसी कलाओं को, ऐसी विद्याओं को हम लोग व्यवहार में लाएं और उसमें एक्स्ट्रा, हम कहते हैं कि अतिरिक्त प्रयत्न करें उसके लिए, तो ये अच्छा होगा। अगला युग हमारा है, भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा, इसमें कोई दो राय। मैम, विश्व गुरु की बात आपने करी, आज आप यूथ से जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव का भी यही प्रयास है, इस तरह के आयोजन से वो युवाओं को जोड़ना चाहते हैं, संस्कृति की ओर, हमारी नींव की ओर मोड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या इस तरह के आयोजन मात्र से कार्य हो सकता है या और भी कुछ प्रयास करने होंगे? और भी प्रयास करने होंगे, ये प्रारंभ है। तो अच्छा प्रारंभ, अच्छा प्रारूप अच्छी गतिशीलता की तरफ लेके जाता है। तो ये एक प्रयास है, प्रारंभ है। इसमें तो इतनी आबादी है, कितने लोग जुड़ जाएंगे, 500 400। अगर हम मीडिया के माध्यम से डायरेक्ट भी कर दें तो आप हज़ारों की संख्या में कहेंगे। लेकिन जब बार बार ऐसे प्रयत्न होंगे, उस तरह का साहित्य होगा, उस तरह का चिंतन होगा, उस तरह के गुरुओं का विद्यार्थियों में, समाज में और देश के विभिन्न स्थानों पर जाना होगा और अलग अलग जगह के लोगों का जहाँ ऐसे आयोजन हो रहे हैं वहाँ आना होगा। तो संस्कृत के कवि ने कहा है, कविना वयलम वयलेन मणि, मणिना वयलेन विभाति करा।
तो मणि से कंगन की शोभा होती है और कंगन से मणि की शोभा होती है। अगर मणि ऐसे रखी रहे अकेली कहीं जगह तो वो शोभा नहीं होती, उसकी शोभा कहाँ है, कंगन में लगने के बाद ही होती है। लेकिन ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये दोनों मिल जाने पे लॉकर में रखने पे नहीं होगी इनकी शोभा। तो मणिना वयलम, मणि और कंगन ये दोनों मिलकर के किसको सुशोभित करते हैं, हाथ को सुशोभित करते हैं। तो इसी तरह से आगे कहा है कविना च विभु, अगर कवि है, अगर कोई ज्ञानी है तो विभु, उसे राजा की शोभा होती है। इसलिए राजा लोग अपने यहाँ रत्न रखा करते थे, नवरत्न अकबर के दरबार में, विक्रमादित्य जी के दरबार में रत्नों की तो श्रृंखला ही यहीं इसी उज्जैन की धरती से ही शुरू हुई है। तो ऐसे रत्नों को रखना, तो कहते कविना च विभु, कवि से, ऐसे ज्ञानियों से विभु राजा की शोभा होती है। और विभुना च कवि, और अगर राजा एक पैट्रोनेज देने वाला है तो कवि की शोभा होती है, वो भी अपना उत्साह से काम करेगा। और कविना विभुना च विभाति सभा, अब ये कवि भी होंगे और राजा भी होंगे तो सुंदरता किसकी बढ़ेगी, सुंदरता सभा की बढ़ेगी, समाज की बढ़ेगी। तो जितना हम आपस में प्रचार करेंगे, एक कवि होगा, एक राजा होगा, लेकिन प्रजा कितनी होगी, तो असली प्रचार कौन करेगी, न राजा करेगा अकेला, न मंत्री अकेला करेगा, न राजा अकेला करेगा, न कलाकार अकेला करेगा। ये जब समाज जुड़ेगा साथ में, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो अभिभावक है, चाहे वो सोशल सामाजिक कार्य करता है, चाहे वो व्यापारी है, जब हर तरह से लोग उसके साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ समाज का निर्माण अवश्य होगा। बिल्कुल मैडम, मेरी भी ऐसी सोच है कि जल्द ही ऐसा कुछ प्रयास हो कि हम आगे बढ़ें और वेदों का ज्ञान हर बच्चे तक पहुँचे। आप हमारे शो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी चैनल के माध्यम से, आपके विक्रमादित्य शोध संस्था की तरफ से, शोधपीठ की तरफ से मुझे कुछ कहने का मौका मिला। ये संदेश जन जन तक जाए, लोग जुड़ें और मुझे भी बार बार आने का यहाँ अवसर मिले तो मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मैडम। वेदों और संस्कृति को बच्चों के साथ जोड़ने का प्रयास और हमारे समाजजनों तक इसे पहुंचाने का प्रयास, संगीत वेद से कैसे जुड़ा हुआ है, इस पर शोध कार्य कर पंकजमाला मैडम ने यह बताया है कि हमारी संस्कृति की नींव आज भी भारत में बसती है। ऐसी ही विभूतियों से हम फिर चर्चा करेंगे। मैं आपसे यहीं मिलती हूँ। धन्यवाद।